नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात डॉक्टर राजेश शर्मा से। शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश के जाने माने डॉक्टर हैं। मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर भी उनकी पहचान है। समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा खासा दखल है और इन्हीं सबको देखते हुए राजनीति भी उनको अपनी ओर बुला रही है। तो आज हम शर्मा जी से पूछेंगे इन सारे उनकी यात्रा के बारे में कि मोटिवेशन की बात हो, डॉक्टरी की बात हो, समाज सेवा की बात हो। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी पर। जय जय मनोज भैया और अनादि के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, सबसे पहले कि जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, आजकल घुटने के दर्द से लोग बड़े परेशान हैं। चूँकि आप इसी प्रोफेशन से, इसलिए पहला सवाल यही कि लाइफ स्टाइल को कैसे सुधारा जाए, क्या उपाय किए जाएँ जिससे ये नौबत ना आए लोगों की। कितना प्रासंगिक प्रश्न है मनोज भाई आपका कि जीवन जीते हैं हम, चलना फिरना, चलती का नाम गाड़ी, बिल्कुल है ना। ऐसे ही चलते रहने का नाम जीवन है। और चलने में शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो घुटना है। जैसे एक गाड़ी में टायर होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में शरीर रूपी गाड़ी का जो पहिया है वो घुटना है। तो घुटना जो है ये सामान्यतः बात होती है। इसको हम लोग मेडिकल साइंस में एज रिलेटेड चेंजेस बोलते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस बोलते हैं। तो समय के साथ जैसे जैसे हम चलते हैं तो हमारे शरीर के सारे अंग जो हैं वो पुराने होते जाते हैं, घिसते जाते हैं। उसको अगर साधारण भाषा में बोलेंगे तो हम जैसे जैसे बुज़ुर्ग होते जाते हैं तो बाल सफ़ेद होंगे, चश्मा लग जाएगा, स्किन में झुर्रियाँ आ जाती हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, आँख में मोतियाबिंद उतर आता है, हार्ट की नसें जो है वो सिकुड़ जाती है। वैसे ही जो है आपका जो जोड़ है घुटने का, उसमें जो है उसको ऐसा बोला जाता है कि जोड़ का गैप कम हो गया है। गैप कम होने का मतलब ये होता है कि हम जब कभी किसी व्यक्ति के एक्सरे कराते हैं खड़े होके, तो आदमी जब खड़ा है तो एक्सरे की किरणें जो है घुटने में से निकल के उसकी जो छायाप्रति बनती है उसमें दोनों हड्डियों के बीच का एक गैप दिखता है जी। तो गैप क्या होता है, गैप के वहाँ पे जो है एक गास्केट होती है, एक रबड़ का गुटका होता है, शरीर का भाग है जिसको हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं समझ में। तो वो जो मेनिस्कस है, मेनिस्कस दोनों हड्डियों को आपस में घिसने से रोकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अगर हमारा बॉडी का वेट ज़्यादा है, हमारे खान पान में अगर कहीं कुछ परेशानी है, जो अनुचित खाना है, मतलब हम जो है स्वाद लेके ज़्यादा खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस खाना नहीं हमारा, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो आपके घुटने जो है समय से पहले आपका साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे घुटने जो है फिर जो उसका जो मेनिस्कस है उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, घुटने का जो शेप बदल जाता है, शेप बदलने से जो वज़न लेने की जो लाइन है वो बदल जाती है, घुटने दर्द करने लगते हैं। जब दर्द करने लगते हैं तो आपका चलना फिरना दूषित हो जाता है, आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, जब चल नहीं सकते तो वेट बढ़ने लगता है। और इसके साथ साथ में अंतःकरण में जो आप अंदर से जो विचलित होते हो, कुंठित होते हो, वो कहीं ज़्यादा परेशान करता है कि चलता फिरता आदमी अचानक अनायास घुटना दर्द के कारण जो है उसके सारे के सारे प्रोग्राम, फैमिली को कहीं पिकनिक जगह पे जाना है, कहीं हिल्स पे जाना है, तो वो व्यक्ति घुटनों को लेके सोचता है सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, कई बार ये दिक्कत आती है। मतलब यहाँ तक देखा है मनोज भैया कि लोग बाग यदि इवन अपना जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगे, इसलिए वो पूरी यात्रा जो है अपनी जो है वो पोस्टपोन कर देते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आधुनिक जीवन शैली का ही परिणाम है कि हम जो है जो एक प्राकृतिक नियम है उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। हमें कैसे जीना है, जीवन प्रबंधन हम भूल चुके हैं। हम बहते जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी दौड़ की तरफ, कौन से लक्ष्य की तरफ हम बहते चले जा रहे हैं और हमको मालूम नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। मुझे तो ये बात समझ में आती है, जाना कहाँ है तो कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों पेशे से जुड़े हैं, डॉक्टर से भी, क्योंकि आमतौर पर होता है कि डॉक्टर का दवाई लिख दीजिए, ये जांचें करा लीजिए, लेकिन आप दूसरे तरह की थेरेपी भी देते हैं। बहुत सारे मरीजों को आप समझाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, तमाम सारे उपाय करते हैं, और आप खुद एक बड़ा प्रकल्प चला रहे हैं जो कि अलग जीवन शैली की ओर ले जाता है लोगों को, कि उसको जो मूल जीवन शैली थी लोगों की उसकी तरफ ले जाता है। तो ये दो अलग चीज़ें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आप कैसे ले आए? नहीं भाई, देखिए समय के साथ में चूँकि मैं मेडिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ मैं, और साइंस जो है वो सबूतों पे चलती है, और साइंस निरंतर कुछ न कुछ सिद्धांत जो है, नया सिद्धांत आएगा तो वर्तमान का सिद्धांत पुराना हो जाएगा। हमने मेडिकल साइंस में जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैं, हमने जो सन 80 और 90 के दशक में मैं मेडिकल कॉलेज में था, तो उस वक्त हमने जो साइंस पढ़ी वो उस वक्त की जो है बेस्ट अवेलेबल मेथडोलॉजी थी।
उसके जितने भी एक्सपेरिमेंट होते थे, जो केस स्टडीज़ थी, उससे रिज़ल्ट जो है 97-98% सक्सेस, और वो सब हमने सीखे और उससे हमको रिज़ल्ट भी मिले। समय बीतता गया, 5 साल बाद, 8 साल बाद टेक्नोलॉजी नए यंत्र ले आती है, नई मेथोडोलॉजी लेके आती है। जब नई मेथोडोलॉजी आती है तो हमको पुरानी को अस्वीकार करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी खराब थी, लेकिन मैं ये धीरे धीरे देखते आ रहा हूँ कि हम लोग उसको ऑब्सोलीट मानते हैं कि नहीं नहीं वो ऑब्सोलीट हो गई, उससे बेहतर ही आ गई। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी द्वंद्व लगता है कि कहीं हम लोग बहते तो नहीं जा रहे, एक टेक्नोलॉजी के एक छदम में, एक इस भेष में कि टेक्नोलॉजी बनती है, पैसे खर्च होते हैं, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी को बेचना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमको जो है एक अलग दिशा में लेके जा रही है कि जो मैं आज मेथड अपनाता हूँ, मैं 5, 7, 8 साल के बाद में चूँकि नए मेथड आ गए, नया सामान आ गया मार्केट में, नया फ़ोन आ गया, नई कार आ गई, तो पुरानी कार जो है वो भाई एक ज़माने में तो यही कार अपने आप में जलवे थे इस कार के। तो ये एक अजीब सा एक अंतर्द्वंद कभी कभी चलता है। लेकिन मैंने इसके साथ साथ में ये भी देखा है कि, और ये विश्वास भी करता हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से, कि जब मरीज़ आता है, मरीज़, कोई भी डॉक्टर मरीज़ को ठीक नहीं कर सकता, कोई भी डॉक्टर मरीज़ को ठीक नहीं कर सकता। मरीज़ के अंदर ही एक मैकेनिज़्म छुपा हुआ है जो ठीक करता है किसी पेशेंट को, वो डॉक्टर उस मैकेनिज़्म को इग्नाइट कर देता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर जो है वो जैसे एक खाद का काम करता है। देखिए, बीज तो मिट्टी में ही उगेगा, हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में कुदरत ने ये एक विशेषता दी हुई है कि हमें ठीक तो होना ही होना है। जो आज गांव में हमारा, अगर जो है जंगल में हमारा एक आदिवासी भाई रहता है जिसके आसपास जो है सैकड़ों मील तक के अस्पताल नहीं है, तो क्या वो बीमार नहीं पड़ते? क्या उनकी हड्डियाँ नहीं टूटती? वो बेचारे पेड़ से गिरते हैं, अपनी एक पत्तियाँ लगाई उन्होंने, जो है वो जानते हैं पत्तियाँ अस्थि संधारक लेप, उनको पता है, हमारे चरक संहिता में भी लिखा हुआ है। और बांस की पत्तियाँ लगाई, थोड़ी बहुत टेढ़ी जुड़ती है लेकिन जुड़ जाती है, और जो मतलब शहर वालों से थोड़ा जल्दी जुड़ती होगी। तो ऐसा नहीं है कि ठीक होना जो है, इस प्रकृति ने ये वरदान दिया हुआ है हम सबके भीतर कि हम बीमार भी होते हैं और हमारा जो मैकेनिज्म है वो ऑन भी होता है। इसी को जो है आपके अंदर की इम्यूनिटी बोला जाता है, इसी को आपके अंदर की वो जीवन शक्ति बोला जाता है, लाइफ फोर्स इसी को कहते हैं। डॉक्टर जो है उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है, उसको थोड़ा इग्नाइट करते हैं। हमारी दवाइयाँ, हमारी एंटीबायोटिक्स, हमारे इंजेक्शंस, हमारा वेंटिलेटर या जितनी चीज़ें भी हैं हमारी, वो सारी की सारी आपके ही शरीर को थोड़ा सपोर्ट प्रदान करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो बहुत बड़ी चीज़ ये है, ऐसा कहा जाता है कि हर बीमारी के जो लक्षण हैं उसके 2 भाग होते हैं जो प्रभाव करते हैं, उसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक ये बड़ी एक आम भाषा का शब्द है, शब्दावली है। साइको मतलब होता है जो साइकोलॉजी से है, मनोविज्ञान, मन से, विचारों से। और सोमेटिक, सोमा ग्रीस को बोलते हैं जो स्थूल शरीर है, जो टेंजिबल है, जो दिखता है, उसको हम लोग सोमा बोलते हैं। तो साइकोसोमेटिक मतलब कोई भी बीमारी हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे फ्रैक्चर हो, चाहे कैंसर हो, कोई भी बीमारी है, इसके जो लक्षण हैं उसमें दोनों फैक्टर होते हैं, साइकोसोमेटिक। ऐसा माना जाता है कि जो साइको है वो 75% रोल अदा करता है ठीक होने में, 75%। और मेडिकल साइंस जो है, जो एलोपैथी है, वो उस 75% की तरफ नहीं दिखती है। मसलन एक एग्जांपल बताऊं कि आपको ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड प्रेशर हो के आपका जो है धीरे धीरे धमनी में जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, प्लेकेट्स जम गए और हार्ट अटैक हो गया आपको। आप कैथ लैब में गए, आपकी एंजियोग्राफी हुई, डॉक्टर ने बोला यार ये फलानी धमनी, ये फलानी धमनी 80%, 90% ब्लॉक है, स्टंट लगा दिया आपको। तो स्टंट लगाने से आप उस वर्तमान स्थिति से तो उभर आए, लेकिन जिन कारणों से आपको ब्लड प्रेशर हुआ था उस पर तो विचार ही नहीं किया कभी। ऐसा नहीं लगता अभी बहुत सारे डॉक्टरों की बिरादरी को नाराज कर रहे हो कह के? इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई डॉक्टर नाराज होता है। जैसे गए तो वो पेशेंट बाद में देखते हैं और सबसे पहले कहते हैं जांच करा लीजिए। और आप जो दूसरा तरीका बता रहे हैं कि जिससे अगर लोग अगर वाकई में उसको ध्यान दें तो 80% लोगों को फिर जाने की जरूरत ना पड़े, बहुत जब तक कि बहुत गंभीर बीमारी ना हो तब तक। मनोज भाई देखिए, भारतीय दर्शन की बात करते हैं, यदि हम भारतीय सनातन स्वास्थ्य चिंतन की बात करते हैं, तो मैं आयुर्वेदा का मतलब एक अंधा भक्त होता है ना, मैं हर भारतीय दर्शन को मैं बहुत दिल से, आत्मा से मानता हूँ, विश्वास करता हूँ। चाहे वास्तु हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वो खगोल शास्त्र हो, चाहे कुछ भी कहें हमने, चाहे वो आयुर्वेदा हो, बिल्कुल
तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे ऋषि मुनियों जो बना गए थे, आप कल्पना करो 5000 साल पहले अगर पतंजलि के सूत्र लिखे गए, जब ना इंटरनेट था, ना गूगल भाई साहब थे, ना व्हाट्सएप चलता था, ना मतलब आप कैसे ज्ञान कैसे उतरता था। बिल्कुल 10,000 वर्ष पहले वेद लिखे गए, आज वो वेद जिन पे जर्मन और अमेरिका में पीएचडी चलती है, आपको नहीं आश्चर्य लगता? हम उस देश के निवासी तो हैं हम मनोज तो भैया। योग भी तब स्वीकार कर रहे हैं जब अमेरिका ने उसको स्वीकृति दे दी या यूरोप ने दे दी, तब हम जाकर कह रहे हैं कि यार योग अच्छी ये दुर्भाग्य है हमारा, ये दुर्भाग्य हमारा कि हम पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भगे जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं। मुझे तो वो विवेकानंद जी का वो कथन याद आता है कि अनफॉर्चुनेटली भारत जो है, हम जिस विद्या का खजाना हमारे पास है, मतलब किसी वक्त पे हम विश्व के आध्यात्मिक गुरु कहलाते थे, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश जो है, वो किसी विशेष परिस्थितियों में वो पूरा का पूरा पीछे चला गया। ठीक है, पहले मुगल्स आए, फिर अंग्रेज़ आए, सब लूट फटोस करके सब चले गए, हमको पूरा खंगाल करके चले गए। फिर से उठ रहे हैं उस चीज़ को, वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं, हमारा जो सनातन चिंतन है वो इतना मजबूत है, हमारा डीएनए बहुत मजबूत है, और ये भारत की ही विशेषता है। मैं तो इस बात को मानता हूँ मनोज भाई, बहुत अच्छे से मानता हूँ कि पूरे ग्लोब में भारत की स्थिति ही ऐसी है वास्तु के हिसाब से कि सारा आध्यात्मिक ज्ञान का शायद जो पूरा जो केंद्र है वो हमारा भारत ही रहा होगा। लेकिन इसके बाद भी हम आर्थिक रूप से ज़्यादा, ऐसा नहीं लगता, वैचारिक रूप से ज़्यादा कंगाल हो गए हैं, क्योंकि जो चीज़ यूरोप या अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रियों में उसको मान्यता मिलती, तब हम उसको हाथों लेते हैं, चाहे वो योग हो, आयुर्वेद हो, जैविक खेती हो, या तमाम वो सारी बातें जो आपने कहा कि 5000 10,000 पहले हमारे शास्त्रों में लिखी है, लेकिन हम उस पड़ोस में या घर में रखी शास्त्र को नहीं खोल रहे हैं। लेकिन इंटरनेट हमको बता रहा है कि अमेरिका में ये हो रहा था, तो हम उसको बिल्कुल बिल्कुल मनोज, मैं इसको कंगाल होने तो नहीं बोलूँगा, मैं तो इसको ये बोलूँगा कि जो मेरा ओरिजिनल रूप है इसके ऊपर मैंने ढेर सारी मेकअप कर ली। जो मैं ओरिजिनल हूँ मैं वो हुई नहीं, मेरे ऊपर जो है ढेर सारी कॉस्मेटिक, इतना सारा मैंने लेप कर लिया, और मैं जब आईने पे मुंह देखता हूँ मैं अपने आप को वही मानने लगता हूँ। यही है जो पूर्वी सभ्यता के ऊपर इस पाश्चात्य कॉस्मेटिक सामानों का जो प्रयोग हुआ है, धीरे धीरे करते करते जाए। देखिए भौतिकवाद जो है ना, मैं इसका बुरा नहीं मानता, मैं इस मायावी दुनिया का कोई विरोध नहीं करता, निश्चित तौर पर वो भी जरूरी है, वो भी ज़रूरी है। हम आए हैं यहाँ पे भोगने के लिए आए हैं, मैं इसका, लेकिन इस अपने लक्ष्य को साधने में हमें ये ज्ञान तो होना चाहिए कि लक्ष्य केवल और केवल भौतिकवादी लक्ष्य ना हो। जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, इस तरफ थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए। आप जब तक जो है, मेरी कमीज़ आपकी कमीज़ से सफ़ेद होनी चाहिए, मैं इसका प्रयास करूँ, ठीक है, या आपकी कमीज़ सफ़ेद है इसकी मेरे को तकलीफ़ हो, मैं अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकता तो मैं आपकी लाइन छोटी करूँ। ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं मनोज भाई, इससे जो है अल्टीमेटली आपका जो है अंदर में आत्म प्रदूषण फैलता है। आज सबसे बड़ी परेशानी जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की है, सबसे बड़ी परेशानी तनावजन्य रोग जो हैं, हमने बात घुटनों से करी थी, ठीक है, तनावजन्य रोग जो है, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, तमाम आज के जितने भी 5 स्टार हॉस्पिटल चल रहे हैं, आप जाके देख लीजिए, किसी भी दिल्ली के, बॉम्बे के किसी भी 5 स्टार हॉस्पिटल में जाके देखें, हार्ट, डायबिटीज़, कैंसर, इंसोम्निया, डिप्रेशन, ब्रेन हीमरेज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, खट्टे डकार आना, ओबेसिटी, ये बीमारियां थोड़ी हैं। बीमारी होती है मलेरिया, बीमारी होती है आंत्रशोथ, बीमारी है तपेदिक, बीमारी है कॉलरा, जो कीटाणुओं से होती हैं। यहाँ क्या कीटाणु है, यहाँ कीटाणु आपके दिमाग में घुसा हुआ है। आपने जिक्र किया 5 स्टार का, आप खुद आध्यात्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखते हैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता है तो वो एक उद्योग स्थापित किया उसने, फिर दूसरे की तीसरे की सोचता है। डॉक्टर हमने कई देखे हैं कि एक नर्सिंग होम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फिर आपके दिमाग में समाज सेवा, जो बहुत सारे लोग आपके लिए कहते होंगे कि यार इनके दिमाग में समाज सेवा की सनक क्यों घूमी, कि अच्छे वाले डॉक्टर हैं, नामी डॉक्टर हैं, यही काम करते हैं। देखिए 2 तरह की संतोष होता है, एक तो धन से होता है और एक होता है आत्मिक संतोष होता है मन से। जो धन वाला है, देखिए सेवा करेंगे मेवा तो मिलेगा मनोज भाई। मैं सेवा का भाव है, मैं स्वार्थी हूँ, मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ मैं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि परार्थ ही सबसे बड़ा स्वार्थ है। परार्थ मतलब किसी की सेवा करके जो आपको सुख मिलता है वो अमूल्य है, वो प्राइसलेस है। तो आप नहीं चाहोगे कि आपको वो अमूल्य निधि मिले, तो मेरा स्वार्थ है। और आप बोलते हो समाज सेवा, मुझे नहीं लगता कि मैं समाज सेवा के लायक भी हूँ। बस इतना मैं ज़रूर मानता हूँ, उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ
कि इस जीवन नहीं, में इसलिए क्योंकि हमने ऐसे समाज सेवी भी देखे हैं कि वो किसी जयंती नेताओं की पुण्यतिथि पे जाते हैं, कोई 2 बिस्कुट देता है किसी मरीज को, 2 केला, और बड़ा सा फोटो वो भेजते हैं, वो कहते हैं मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो किसी को कानों कान खबर नहीं हो रही, इसलिए मैंने ये शब्द आपके लिए नहीं नहीं, इस्तेमाल मुझे ये किया। आपकी महानता है। मैं इस बात से मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा और ना मैं कर सकता हूँ। ये मैं भाव जो है, ईश्वर माफ़ करे मुझे, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं कर रहा हूँ। मैं अपने आप को माध्यम मानता हूँ। मैं वो ईश्वरीय शक्ति, वो माँ बाप का आशीर्वाद है। एक माध्यम ही बनना चाहता हूँ मैं मंदिर का पुजारी ही बनना चाहता हूँ। ना मंदिर मेरा है, ना उसकी प्रतिमा मेरी है, ना आने वाला प्रसाद मेरा है। मंदिर का काम है, उस पुजारी का काम होता है उस मंदिर की सुरक्षा करना। जो आते हैं, भक्त लोग आते हैं, वो 1 किलो जो है प्रसाद चढ़ाते हैं, उसमें से पुजारी जो है वो 1 पेड़ा रखता है, तो उसमें फूल डाल के उनको वापस कर देता है। उसकी फ़ीस वही है। तो नर्मदा अस्पताल, हमारा नर्मदा परिवार जो है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। उसमें माँ नर्मदा का बहुत आशीर्वाद है मुझ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं अपनी औकात से ज़्यादा ही मुझे मिला है, ग्रेटिट्यूड है मेरा। लेकिन इसमें मुझे ये लगता है कि ये सेवा है, प्रकृति का एक नियम है मनोज भाई। मैं इसको बहुत दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि प्रकृति का एक अटल नियम है कि इस प्रकृति में अगर आप एक दाना बोते हो तो आपको अनेक दाने मिलते हैं। बिल्कुल। आम की गुठली बोते हो, कितने परिवार खाते हैं, आपकी पीढ़ियाँ खाती हैं। गेहूं का एक दाना बोते हो, हज़ारों दाने मिलते हैं। ये अटूट नियम है। आप नफ़रत फेंकोगे, नफ़रत ही मिलेगी। आप सेवा भाव फेंकोगे, मेवा ही मेवा मिलेगा। तो ये तो एक कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। राजनीति बहुत सारे लोगों के लिए सेवा का माध्यम है और मेवा का भी माध्यम है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और दूसरा कि क्या चुनावी राजनीति में हम आपको देखेंगे, क्योंकि वो भी एक समाज सेवा का बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आजकल जिस प्रकार के हम देख रहे हैं सांसद विधायक जिन पृष्ठभूमियों से आ रहे हैं, तो वो एक बड़े तबके की सेवा कर रहे हैं। मनोज भाई, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, और ख़ास करके मुझ जैसे आम इंसान के लिए, जिसके पिताजी जो है वो एक सर्विस करते थे भिलाई स्टील प्लांट में, माँ स्कूल में शिक्षा मतलब टीचर थी हमारे स्कूल में, हिंदी की टीचर थी स्कूल में। तो ऐसे बैकग्राउंड से एक साधारण आदमी अपनी दाल रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर नहीं उठ पाता है। और उनका माँ बाप का केवल और केवल एक यही लक्ष्य होता है कि बच्चा ठीक ठाक पढ़ जाए। उन्होंने मुझे ठीक ठाक पढ़ा दिया, मुझे डॉक्टर बना दिया। डॉक्टर बनने के बाद में केवल और केवल जो सर्विस वाले माँ बाप होते हैं, उनका एक ही सपना होता है कि बच्चे को एक अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। मैंने भी सरकारी नौकरी करी। सरकारी नौकरी करते करते जो है फिर जो मेरी विधा है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और जब मैं नर्मदापुरम में आके मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, तो मुझे लगता है कि ये मेरी किस्मत थी, मेरा भाग्य था कि उस वक्त मुझे लोगों ने विश्वास किया, बेहद प्यार दिया, बेहद विश्वास किया, और धीरे धीरे जो है हमारी प्रैक्टिस ठीक ठाक चलती गई। नर्मदा अस्पताल 6 बिस्तर से 10 का हुआ, फिर 100 का हुआ, फिर 200 का हुआ, फिर उसकी ब्रांचेस आगे बढ़ने लगी। लेकिन तब तक जो है राजनीति को मैंने कभी मेरे कप ऑफ टी था ही नहीं वो। हम अपने प्रोफेशनल में मैं व्यस्त था, और आम लोगों में जो है राजनीति को एक हे दृष्टि से देखा जाता है। बिल्कुल। कि ये बहुत ही गंदा विषय है। शरीफ लोगों की ये जगह बहुत नहीं ही है। मतलब ये बहुत ही इसमें बहुत ही तिकड़म है, इसमें ऐसा वैसा सब चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ में जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपका एक बौद्धिक विकास भी होता है, समाज के साथ साथ उठते बैठते हैं। तो मैंने जानने की कोशिश की कि नहीं, राजनीति और एक संन्यास, इन दोनों में बहुत फ़र्क नहीं है। मतलब मेरे लिए, मेरी ये व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ मैं, कि जब आप अपना प्राइवेट लाइफ जो है, आपकी स्वतंत्र लाइफ है, आपको जहाँ जाना, जहाँ करना है, जो उठना बैठना है, जो आपके हाथ में है, लेकिन आप ये सब त्याग करके जब आप लोगों के प्रति सेवा भाव से काम करना चाहते हो तो आपको राजनीति में आना चाहिए। और हर उस व्यक्ति को जो सेवा भाव से, जो 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 साधन संपन्न हो, जिसे अब परिवार की देखरेख की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और जो अपने देश प्रेम के साथ में, एक समाज सेवा के साथ में काम करना चाहता हो, और अपनी ज़िंदगी को छोड़ के त्याग की ज़िंदगी के साथ में, अनुशासन की ज़िंदगी के साथ में आना चाहता हो, तो उसको ज़रूर राजनीति में आना चाहिए। ये भाव कि समाज ने मुझे जो कुछ दिया है मैं उसको लौटा दूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि और दूसरा ये भी बात है कि हाँ, हमारे देश में जो है जो राजनीति है, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक दूसरी एजेंसी है,
इन दोनों का तालमेल से ही समाज में जो है चीज़ें चलती हैं, विकास उसी के कारण होता है। और अगर हम बात करते हैं, हम अगर पूरे ग्लोब की बात करते हैं, कितने सारी कंट्रीज़ हैं, सबका अपना संविधान है, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक पार्टीज़ हैं। आज भी हम जो है 70 साल के बाद भी हमारा देश अगर विकासशील देश ही कहलाता है, हम क्यों विकसित देश नहीं कहलाते? आज भी हम डेवलपिंग कंट्री ही हैं। बिल्कुल। तो एक अपने जड़ों से जुड़ना कि वो क्या समय रहा होगा। आज भी अगर देखें तो है, आज भी साउथ में ऐसे मंदिर हैं जिनका अगर आर्किटेक्ट देखोगे आप तो है पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर। ठीक है, अगर हम आज देखते हैं तो हमारे ही तो ये पुष्पक विमान चलता था। अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों को देखें तो उस वक्त की जो विज्ञान था, उस वक्त की साइंस थी, जिस भी सिद्धांतों पे थी, बहुत एडवांस था, बहुत एडवांस था। और आज अगर हम बात करते हैं तो किसी कारण से हम पिछड़ गए, हमारी सारी पूंजी, हमारा सारा पूरा नॉलेज सब बाहर के लोग ले गए, हम फिर से पुनरुत्थान हो रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन ज़रूर आएगा। आज हम पूरे विश्व में सबसे युवा देश है मनोज भाई। आज एक एवरेज एज जो है हमारे नागरिक की 28 साल की है। 65% से ज़्यादा आबादी जो है हमारे यहाँ 35 साल के नीचे वालों की है। तो ये जो आने वाले समय जो मुझे दिखता है, आने वाला समय भारत का, ये बहुत ही स्वर्णिम है। युवाओं का आपने जिक्र किया तो ऐसा नहीं लग रहा कि युवा देश का जो युवा है उसमें धैर्य की कमी है। कई बार हम देख रहे हैं कि अभी जो नया मामला है अग्निपथ या अग्निवीर जो योजना है, कि बिना सोचा समझे कि कोचिंग संचालक कुछ 4 लोग मैसेज भेजते हैं, एक बड़ा हुजूम सड़क पर आ जाता है। वो ये नहीं देखता है कि उसका भविष्य खतरे में है, वो देश की सुरक्षा भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो इस बारे में भी हमारी जो पॉलिसी है उस बारे में उसको कुछ विचार करना चाहिए। स्कूल कॉलेज से इसके साथ इसको एड ऑन करना चाहिए। मुझे लगता है मनोज भाई ये भी एक बहुत ही मतलब मेरा तो मन बहुत कुंठित हो जाता है कि जो सरकार सत्ता में है वो कोई भी कदम उठाएगी और जो विपक्ष में है वो आंख बंद करके उसका विरोध करेंगे। ये देश को पूरे देश को गर्त में ले जाता है। अगर मैं यहाँ पे ये हो सकता है कि एक विवाद का हो, चाहे वो किसानों के प्रति योजना बनी थी, ठीक है, बहुत बुद्धिमान लोग सोच समझ के बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जो विपक्ष है, कोई भी हो विपक्ष में, देश के प्रति अगर थोड़ा भी उत्तरदायित्व है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे विरोध ही करना है। विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। जो अग्निपथ, जो अग्निवीर योजना जो आई है, कितने सोच समझ के किसी बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रेन ने बात करी है कि वो युवा जो है, जो आज की डेट में उसकी पूरा तरुणाई, जो उसकी ऊर्जा जो है, उसको एक सही दशा और दिशा प्रदान करना। और उसके बाद जो है वो जब भी बाहर आते हैं, नहीं आते उनके प्रति जो है, और उनको एक अनुभव के साथ में, उनके लिए बाहर भी फिर अनेक अवसर हैं उनके पास में, उनका अनुभव एक तो ये, लेकिन चूंकि ये एक इतनी विशाल योजना थी, ये पूरा देश की कायाकल्प कर सकती थी, पूरी एक सेना के पूरी लिए सेना के औसत लिए। आयु जो है उसकी। यस, तो आपने जो है उसका एक विरोध कर दिया। जो युवा है उनको आपने भटका के, युवा तो युवा है, वो तो एक ऊर्जा का वेग है, वो अब तो आपके ऊर्जा ऊपर का है उसको वेग कहाँ है। ले जा रहे हैं। हाँ, तो आप जो है वो जो जैसे एक नदी का वेग होता है, उसी से जो है बांध में ऊर्जा बनती है, जो हाइड्रो प्रोडक्ट है, उसी से बाढ़ भी आती है। तो ये चीज़ें जो है मुझे लगता है कि इसको ठीक से युवाओं को भी समझना चाहिए और खास पॉलिटिकल करके पार्टियों को भी। पॉलिटिकल पार्टीज को भी अब समझना। आखिरी सवाल भी आप ही के पैसे से जुड़ा कि देश के हेल्थ सिस्टम की स्थिति आपसे छुपी नहीं है, तो क्या किया जाना चाहिए इसमें सुधार के लिए? इसमें तो आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं मनोज भाई। मतलब मेरा जो है, अगर मैं मानता हूँ तो मैं भारत को बड़े स्पष्ट रूप से 2 हिस्सों में बांटता हूँ। एक शहरी भारत है, एक ग्रामीण भारत है। शहरी भारत में ही एजुकेशन, हेल्थ, सारा विकास जो है वो शहरी भारत में होता है, क्योंकि शहरी भारत में ही जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट एजुकेटेड क्लास बसती है। हमारे जो 60-65%, 70% ऐसा हमारे आबादी, पॉलिटिशियन मानते हैं। नहीं वैसे भी है, 60-70% आबादी जो ग्रामीण में रहती है, गांव में रहती है। पिछले अगर 40-50 साल में भी देखते हैं तो जिस पेस के साथ में जो शहरी भारत का जो विकास हुआ है, हमारे गांव का तो नहीं हो पाया। ठीक है, और यहाँ अगर बात करते हैं तो चिकित्सा और चिकित्सा के साथ साथ में शिक्षा का भी जो स्तर है वो उस लेवल पे नहीं बढ़ पाया, और उसके प्रति समाज का भी दोष है। ऐसा नहीं है, सरकारें अपनी ओर से काम करती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हेल्थ को कम से कम जो है फिर से एक बार बैठ के सोचना चाहिए। यहाँ मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज़ होता है। मतलब हम देखें यदि कि एक गांव का 1000 आबादी का अगर गांव है, उसका अगर हिस्टोरिकल डाटा देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस गांव में बीमारियां कैसी होती हैं, बरसात के समय कौन सी बीमारियां आती हैं, गर्मी में कौन सी आती हैं, ठंड में कौन सी बीमारियां होती हैं, वहाँ के जो है बच्चों की मॉर्टलिटी रेट कारण क्या है,
वहाँ पे मदर जो मैटरनल मोर्टलिटी रेट बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट बोलते हैं, बाहर आज भी हमारे मध्य प्रदेश की जो है IMR इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जो है और MMR ज़्यादा है। इसका अध्ययन होना चाहिए कि जो है वो जो इकाई है, अगर गांव जो है 1000 पॉपुलेशन को लेते हैं तो हमारे पास तो डाटा है कि यहाँ पे बीमारियाँ कौन सी होती हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि वहीं पे हम जो है कैंसर और हार्ट अटैक के डॉक्टरों को वहाँ पे बिठा लें। तो वहाँ के लिए जो है एक अलग डॉक्टर की पौध होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा एक जैसे आयुष है, आयुष में आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा सारी है, विधा सारी से इसको MBBS के साथ जोड़ना चाहिए। और MBBS में भी हमारी जो चिकित्सा, हमारा जो आयुर्वेदा जो है हमारा आयुर्वेद है, हमारा जो चरक के साथ में है, सुश्रुता है, इन सब का भी अवश्य रूप से जो है MBBS का एक करिकुलम होना चाहिए। तो एक ऐसा डॉक्टर पैदा हो, एक ऐसा चिकित्सक पैदा हो जो केवल जो है दिमागी रूप से पैसे कमाने के पीछे ना जाए। आज मुझे कहते हुए भी चीज़ें मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि मेडिकल सीटें बेचना, मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सीटें बेचना सबसे जघन्य व्यक्तिगत रूप से मैं इसके बहुत विरोध में हूँ मैं। और वो जो बच्चा है, वो जब उसको पता है कि उसके पालक ने जो है हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च करके दिए हैं, तो उसका लक्ष्य जो है सेवा नहीं होगा, उसका लक्ष्य ही बदल जाएगा। तो ये एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है भाई कि हमको जो है पूरे भारत के लिए एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए कि बच्चे जो निकलें वो सेवा भाव के लिए निकलें। उनके पहले 2 साल 3 साल गांव में होना चाहिए, फिर तहसील में आए, फिर ज़िले में आए, और उसके बाद जो है फिर वो मनचाहा सब्जेक्ट ले सकते हैं। तब शायद पूरा एक सीन बदल सकता है। चूँकि बहुत धन्यवाद राजेश जी हमसे बात करने के लिए थे। तो ये थे डॉक्टर राजेश शर्मा। हर मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की और बिना इसकी चिंता किए कि शायद उनकी बिरादरी ही उनकी किसी चीज़ का विरोध भी कर सकती है। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।